आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटने वाले, नहीं, बल्कि हम उस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, वो पूरा सिस्टम जिसका इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने इतने बड़े उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं है, ये एक सोची समझी एक मशीन की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? सोचिए, एक कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे देश की मालिक कैसे बन बैठी? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए 3 तारीखें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले 1757, प्लासी का युद्ध, जहां से कंपनी राज की असल शुरुआत हुई। फिर आता है 1857, वो महान विद्रोह जिसने कंपनी राज को खत्म कर दिया, और सत्ता वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। और आखिर में 1947, हमारी आज़ादी, जब ब्रिटिश राज का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले चैप्टर पर चलते हैं, व्यापार से साम्राज्य तक। ये वो कहानी है कि कैसे एक बिजनेस करने वाली कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बन गई। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ ट्रेडर बन के ही थी। उनका सीधा साधा मकसद था प्रॉफिट कमाना, पैसा बनाना। लेकिन जब उन्होंने बंगाल जैसे सोने की चिड़िया वाले राज्यों की दौलत देखी तो उनकी भूख बढ़ गई। व्यापार की भूख अब राजनीति की भूख में बदल रही थी। और यही इसी मोड़ पर आता है 1757 का प्लासी का युद्ध। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, नहीं, इसे एक बड़ी मिलिट्री विक्ट्री कहना तो बिल्कुल गलत होगा। असल में ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मैदान में लड़ने के बजाय पर्दे के पीछे खेल खेला। नवाब के खास सेनापति मीर जाफर और उस वक्त के सबसे अमीर साहूकार जगत सेठ, इन सबको अपनी तरफ मिला लिया। लड़ाई तो बस नाम की थी, असली जीत तो सौदेबाजी से हुई थी। मशहूर इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने क्या खूब कहा है। उन्होंने लिखा, यह एक सौदा था, युद्ध नहीं, जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। मतलब साफ है, इस विशाल साम्राज्य की नींव किसी सैन्य ताकत पर नहीं, बल्कि धोखे, साजिश और सौदेबाजी पर रखी गई थी। तो अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो इंजन जो इस पूरे साम्राज्य को चला रहा था, यानी आर्थिक शोषण का पूरा सिस्टम। अंग्रेजों का प्लान बड़ा स्मार्ट था। उन्होंने भारत को लूटने के लिए 3 अलग-अलग फेज बनाए। पहले फेज में क्या किया? यहीं के रेवेन्यू से यहीं का माल खरीदा और उसे बाहर बेचकर सारा का सारा प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लिया। फिर आया दूसरा फेज। अब भारत बन गया इंग्लैंड की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए सस्ते कच्चे माल का सप्लायर, और फिर उन्हीं फैक्ट्रियों में बने महंगे सामान को खरीदने वाला मार्केट। मतलब दोनों तरफ से फायदा। और आखिर में तीसरे फेज में उन्होंने रेलवे, बैंकिंग जैसी चीजों में पैसा लगाया, ताकि उनकी पकड़ और मुनाफा दोनों ही और मजबूत हो जाए। अब पैसा आएगा कहाँ से? जमीन से। तो जमीन से पैसा निचोड़ने के लिए उन्होंने 2 मेन सिस्टम बनाए। एक था परमानेंट सेटलमेंट। इसमें अंग्रेज जमींदार से एक फिक्स्ड लगान लेते थे। अब जमींदार आगे किसानों से कितना वसूल रहा है, इससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं। मतलब किसानों के शोषण का एक तरह से लाइसेंस ही दे दिया गया था। दूसरा सिस्टम था रैयतवाड़ी सेटलमेंट। इसमें बिचौलिया यानी जमींदार नहीं था, सरकार सीधे किसान से लगान लेती थी। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन लगान की दर इतनी ज्यादा होती थी कि किसान बेचारा कर्ज में ही डूबा रहता था। और ये रैयतवाड़ी सिस्टम कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ब्रिटिश इंडिया की कुल जमीन का 51% हिस्सा, आधे से भी ज्यादा, इसी सिस्टम के अंडर था। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन का तरीका नहीं था, ये भारत की दौलत को खींचकर लंदन ले जाने वाला एक जबरदस्त इंजन था। अच्छा, पैसा तो आ रहा था, लेकिन इतने बड़े देश पर सिर्फ पैसे से तो राज नहीं हो सकता। उसे चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम भी चाहिए। तो अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की, यानी इस साम्राज्य के स्टील फ्रेम की। और इस स्टील फ्रेम का नाम था इंडियन सिविल सर्विस, यानी ICS। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का बनाया हुआ एक ऐसा एलीट ग्रुप था जिसमें चुने हुए एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। असल में यही वो लोग थे जो पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज को जमीन पर उतारते थे। ये साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे, सचमुच। और ICS अकेला नहीं था, इसके साथ साथ एक यूनिफाइड पुलिस फोर्स बनाई गई, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए।
और जो रजवाड़े थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी स्मार्ट पॉलिसीज थीं, जैसे सब्सिडियरी अलायंस, जिसके तहत राजा अपनी आज़ादी अंग्रेज़ों के हाथ गिरवी रख देता था, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसकी रियासत सीधे अंग्रेज़ों की हो जाएगी। तो बात साफ है, ये राज सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चल रहा था, बल्कि एक बहुत ही मजबूत कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव जाल बुना गया था जिसकी पकड़ हर जगह थी। अब इस ब्लूप्रिंट का एक और दिलचस्प हिस्सा आता है, और वो था भारतीय समाज को बदलने की कोशिश, उसे अपने फायदे के लिए एक नया रूप देने की कोशिश। और इसकी शुरुआत हुई एजुकेशन से। अंग्रेज़ों के बीच ही एक बड़ी बहस छिड़ गई कि भारत में किस तरह की शिक्षा दी जाए। एक ग्रुप था ओरिएंटलिस्ट्स का। उनका मानना था कि संस्कृत, फारसी जैसी पारंपरिक भारतीय भाषाओं और ज्ञान को ही बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरा ग्रुप था एंग्लिसिस्ट्स का, जो कहते थे कि नहीं, असली तरक्की तो अंग्रेजी और वेस्टर्न एजुकेशन से ही होगी। और जैसा कि हम जानते हैं, इस बहस में जीत एंग्लिसिस्ट्स की हुई। लेकिन सवाल ये है कि उनका असली मकसद क्या था। 1835 में थॉमस मैकॉले ने अपने एक नोट में इसे बिल्कुल साफ कर दिया था। वो एक ऐसा क्लास बनाना चाहते थे जो खून और रंग से तो भारतीय हो, पर अपनी पसंद, अपने विचारों, अपनी नैतिकता और अपनी सोच से पूरी तरह अंग्रेज हो। सीधी सी बात है, उन्हें ऐसे वफादार लोग चाहिए थे जो दिखने में तो भारतीय हों, पर सोच से अंग्रेजों के गुलाम हों और राज चलाने में उनकी मदद करें। पर कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसा नतीजा निकला जिसके बारे में अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था। उनका इरादा तो था वफादार क्लर्क बनाने का, लेकिन हो गया इसका उल्टा। इसी वेस्टर्न एजुकेशन ने एक पूरी पीढ़ी को लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी यानी स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे नए आइडियाज से मिलवा दिया। और बस यहीं से नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की चिंगारी भड़क उठी। कितनी बड़ी आयरनी है ना? जिस एजुकेशन को कंट्रोल का हथियार बनाया गया था, वही आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा औजार बन गई। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस ब्लूप्रिंट के आखिरी चैप्टर पर, यानी वो विरासत जो अंग्रेज पीछे छोड़ गए। और ये विरासत बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ भारत से बेहिसाब दौलत की लूट, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया, हमारी इंडस्ट्रीज की तबाही, भयंकर अकाल और डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की जहरीली पॉलिसी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, एक मजबूत कानूनी ढांचा, रेलवे का विशाल नेटवर्क और वेस्टर्न एजुकेशन का सिस्टम। ये वो चीजें हैं जिन्हें आज़ाद भारत ने अपने हिसाब से ढालकर आगे बढ़ाया। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस पूरे ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट का असर आज के भारत पर कहाँ-कहाँ दिखता है? हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से लेकर हमारी पार्लियामेंट तक, हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेकर हमारे कानूनों तक। क्या इस विरासत की गूंज आज भी हमें सुनाई नहीं देती? जरा सोच